नमस्ते बच्चों, कैसे हैं जी आप सभी लोग। मुझे उम्मीद है कि आप लोग अच्छे होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं क्लास 11th हिंदी युवक भारती का चैप्टर नंबर 6 कलम का सिपाही का स्वाध्याय। ठीक है बच्चों, तो चलिए फिर शुरू करते हैं। तो यहाँ पर देखिएगा बच्चों, आपका पहला प्रश्न क्या है, लिखिए। इसमें है प्रेमचंद का व्यक्तित्व अधिक विकसित होता है जब। अभी इसके आगे आपको क्या लिखना होगा बच्चों, देखो इसका उत्तर लिखा है। पहला पॉइंट, वह निम्न मध्य वर्ग और कृषक वर्ग का चित्रण करते हुए अपने कृषक युग की प्रतिगामी शक्तियों का विरोध करते हैं। और दूसरा पॉइंट क्या आएगा बच्चों, वे एक श्रेष्ठ विचारक और समाज सुधारक के रूप में प्रकट होते हैं। ठीक है, समझ में आया। तो प्रेमचंद का जो व्यक्तित्व है वो अधिक विकसित होता है। कब अधिक विकसित होता है, तो देखो हमने ये 2 पॉइंट्स बता दिए हैं। ठीक है, समझा ना आपको। चलिए अभी अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। अगला क्या है, प्रेमचंद लिखित निम्नलिखित रचनाओं का वर्गीकरण कीजिए। अब आप बोलेंगे वो ये जो रचनाएं हैं वो कहाँ पर है। तो अगर आप अपनी टेक्स्ट बुक खोलोगे ना बच्चों तो आपको पता चलेगा। आप अपनी टेक्स्ट बुक खोलिए, वहां पर उनकी रचनाएं दी गई हैं जो सभी मिक्सअप करके दी गई हैं। यानी कहानी और जो उपन्यास है ना बच्चों, दोनों एक ही में मिक्स है। अगर आपके सामने टेक्स्ट बुक होगी ना तो आपको समझ में आता रहेगा। ठीक है, तो अभी उसे हमें क्या करना है बच्चों, उसका वर्गीकरण करना है, यानी उसका डिवीजन करना है। ठीक है, तो देखिए कहानी कौन कौन से हैं। तो ये जो है ना, ये पहला कफन, ये कहानी है। बूढ़ी काकी और नमक का दरोगा, ये सभी इनके कहानी है। और उपन्यास क्या क्या है, तो प्रतिज्ञा, गोदान, रंगभूमि, सेवा सदन, निर्मला, ये सभी इनके क्या है बच्चों, उपन्यास है। ठीक है, समझा ना आपको अच्छे से। फिर उसके बाद यहाँ पे अगला प्रश्न देखेंगे बच्चों, क्या क्या दिया इसमें, निम्नलिखित पात्रों की विशेषताएं लिखिए। अभी देखो बच्चों, यहाँ पे कुछ पात्र दिए गए हैं यानी कि कैरेक्टर्स। ठीक है, तो इनकी विशेषताएं आप लोग को लिखनी है। तो जैसे पहला यहाँ पे है होरी, तो होरी की विशेषताएं क्या क्या है, देखो बच्चों इसका उत्तर क्या है। होरी प्रेमचंद जी द्वारा रचित विख्यात उपन्यास गोदान का मुख्य पात्र है। वह जीवन के अनेक संघर्षों का सामना करने वाले एक साधारण किसान का प्रतिनिधित्व करता है जो भूख, बीमारी और उपेक्षा और मौत से लड़ता रहा है। होरी जीवन भर मेहनत करता है, अनेक कष्ट सहता है, बहुत कम उम्र में ही वह वृद्ध दिखाई देता है। होरी महाजनों के क्रूर शोषण चक्र में फंसा हुआ है। उस पर धर्म, नैतिकता, संस्कारों और आदर्शों का गहरा दबाव है। वह परंपराओं, रूढ़ियों और धार्मिक कुरीतियों का शिकार है। ठीक है बच्चों, तो होरी की जो भी विशेषताएं थी वो हमने बता दी हैं। चलिए जी आगे चलते हैं। अगला यहाँ पे है अलोपीदीन। ठीक है, तो अभी इसकी क्या विशेषताएं हैं, तो देखिएगा। अलोपीदीन प्रेमचंद जी द्वारा लिखित बहुचर्चित कहानी नमक का दरोगा का एक पात्र है जो अपने इलाके का प्रभावशाली जमींदार है। समाज में उसका बोलबाला है। वह धन का उपासक है, हमेशा रिश्वत देकर अपने कालाबाजारी के काम निकलवाता है। उसका मानना है कि लक्ष्मी के आगे सब क्या है बच्चों, कमजोर हैं। ठीक है, आगे चला जाए। अगला प्रश्न यहाँ पे है वंशीधर। ठीक है, तो अब इसका उत्तर देखिएगा बच्चों। वंशीधर एक साधारण निम्न मध्यम वर्गीय परिवार का युवक है। वह ब्रिटिश शासन में पुलिस का एक ईमानदार और कर्तव्यपरायण अधिकारी है और एक प्रतिष्ठित पद पर कार्यरत है। वह रिश्वत और चापलूसी से घृणा करता है। वंशीधर नमक के अवैध कारोबार के सिलसिले में अलोपीदीन को गिरफ्तार करने में जरा भी नहीं हिचकता, भले ही इसके परिणाम स्वरूप उसे अपनी नौकरी से हाथ धोना पड़ता है। मतलब उसको अपनी नौकरी गंवानी पड़ती है। ठीक है, समझ में आए तो देख लीजिए, यहाँ पे जो भी पात्र थे हमने उनकी विशेषताएं बता दी है। होरी, वंशीधर और कौन था, अलोपीदीन। ठीक है बच्चों, चलिए जी आगे चलते हैं। अगला यहाँ पे है शब्द संपदा। तो अभी हमें क्या करना है, निम्नलिखित भिन्नार्थक शब्दों के अर्थ लिखिए। मतलब यहाँ पे ये जो शब्द दिए गए ना बच्चों, इनके अर्थ आप लोग को लिखना है। तो ध्यान से देखिएगा इसको, ठीक है, नहीं तो आप यहाँ पे कंफ्यूज होंगे। जैसे यहाँ पे है अपत्य, तो अपत्य यानी क्या होता है बच्चों, संतान। लेकिन अपध्य, देखो यहाँ पे त था, दोनों देखने में सेम लग रहा है ना, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंस है। देखो ये त था, इधर ध है, तो अपत्य मतलब संतान होता है। अपध्य मतलब क्या होता है बच्चों, अहितकर। ठीक है, समझा आपको। फिर यहाँ पे अगला है कृपण। तो कृपण यानी क्या होता है बच्चों, कंजूस। और कृपान यानी क्या होता है, छोटी तलवार। तो देखो डिफरेंस है ना, एक है कृपण, ठीक है, मतलब कंजूस, और कृपाण मतलब छोटी तलवार। ठीक है, आप लोग को पता होगा जो सिख लोग होते हैं ना, वो छोटी तलवार हमेशा अपने साथ में लेकर के चलते हैं। ठीक है, उनकी कुछ 5 तो चिन्ह होते हैं जो वो हमेशा अपने साथ लेकर के चलते हैं। ठीक है, जिसमें से एक कृपाण भी है।
फिर यहाँ पे अगला है श्वेत। श्वेत मतलब सफेद और स्वेद यानी पसीना। देखो बच्चों, श्वेत मतलब सफेद और स्वेद मतलब पसीना, ठीक है। पवन यानी क्या होता है बच्चों, वायु, और पावन यानी क्या होता है बच्चों, पवित्र, ठीक है। देख लीजिए इसको, फिर आगे बढ़ते हैं। यस, अगला देखिएगा 5वां, वस्तु। वस्तु मतलब क्या, कोई चीज, और वास्तु यानी क्या होता है, भवन, ठीक है। फिर व्रण मतलब घाव, और वर्ण यानी क्या होता है बच्चों, रंग होता है, ठीक है। शोक, शोक यानी दुख, और शौक मतलब विशेष रुचि, ठीक है। फिर यहाँ पे अगला है दमन। दमन यानी क्या होता है, दबाना, और दामन यानी क्या होता है बच्चों, आंचल, ठीक है। आंचल नहीं बच्चों, दामन यानी ना आंचल होता होगा। 1 मिनट, हाँ मैं आपको सही करके बताती हूँ, रुकिए। देखो बच्चों, आपको बताती हूँ, यहाँ पर ना क्या आएगा बच्चों, पता है, आंचल आएगा, ठीक है। तो प्लीज इसको आप लोग देखिएगा। मैं ना पीडीएफ में ठीक कर दूंगी, जब भी पीडीएफ अपलोड करूंगी ना बच्चों टेलीग्राम चैनल में, तो वहां पे मैं ठीक कर दूंगी। अभी आप इसको देखो क्या आएगा। दामन का मतलब क्या होता है बच्चों, आंचल होता है, ठीक है। चलिए जी आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पे अभिव्यक्ति में तीसरा का अ दिया है कि वर्तमान कृषक की जीवन की व्यथा, इस कथन पर अपने विचार लिखिए। यानी वर्तमान समय में मतलब प्रेजेंट टाइम में जो फार्मर्स लोग हैं, जो उनका जीवन है, ठीक है, तो उनके जीवन की व्यथा आप लोगों को बतानी है। तो चलिए फिर देखते हैं बच्चों। मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, देखिएगा। भारत एक कृषि प्रधान देश है, यानी यहाँ पे खेती की जाती है ना। यहाँ आज भी अधिकांश लोग कृषि पर ही निर्भर रहते हैं। मतलब ज़्यादातर लोग ऐसे हैं जो क्या करते हैं, खेती बाड़ी करते हैं और उसी से अपना गुजारा करते हैं, ठीक है। हमारे देश का कृषक कर्ज में ही जन्म लेता है और जिंदगी भर कर्जदार ही बना रहता है, ठीक है। कभी खाद के लिए, कभी बीज के लिए, और कभी बीमारी के इलाज के लिए कृषकों को जब तब महाजनों से कर्ज लेना ही पड़ता है, ठीक है। कभी कुछ काम आ गया, कभी इलाज करना है, कभी खाद चाहिए, कभी बीज चाहिए, तो उनको क्या करना होता है बच्चों, कर्ज तो लेना ही पड़ता है, क्योंकि किसान पहले से ही गरीब होता है, ठीक है। कृषक को हर ऋतु में काम करना होता है, चाहे कितनी ही गर्मी हो, वर्षा हो या सर्दी हो। गर्मी की तपती दोपहरी में जब अन्य लोग छाया और हवादार स्थानों में विश्राम करते हैं, उस समय कृषक खेतों में काम कर रहा होता है। देखो बच्चों, यहाँ पे कितनी गहरी बात बताई गई है। आपको पता है, हम लोग को तो बना बनाया खाना मस्त मिल जाता है, पैसा दे दिया, खाना ले लिया। खाना मतलब चावल, धान, ये सब कुछ हम लोग जाते हैं बाजार से खरीद लेते हैं, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि वो आपकी थाली तक कैसे पहुंचा? उसके लिए किसान ने कितने खून पसीने एक किए, है ना। उसने भरी दोपहरी में काम किया, दिन रात एक कर दिया, तब जाके वो जो फसल है वो आपके पास मतलब फसल हुई, और तब जाके आप वो खाना खा पा रहे हो, है ना। तो इसीलिए हमें क्या करना चाहिए बच्चों, जो फार्मर्स लोग होते हैं ना, उनका सम्मान करना चाहिए। देखो कई लोग ऐसा सोच लेते हैं, सुनिएगा मेरी बातों को जरा ध्यान से। कई लोग को ऐसा लगता है, अरे किसान कैसा है, ये तो पढ़ा लिखा नहीं है, अनपढ़ है ना। उसको बड़ा ही, कभी वो शहर में आ जाए तो बड़ा हीन दृष्टि से उसको देखा जाता है। सब लोग जो बड़े बड़े मतलब लोग हैं वो उसको इस प्रकार से देखते हैं, लेकिन ये गलत है, क्योंकि अगर वो नहीं होता तो हम नहीं होते, ठीक है। अगर वो खेतों में काम नहीं करता, फसल नहीं उगाता, तो चाहे आप कितने भी पैसे कमा लो, जब चावल नहीं, गेहूं नहीं, तो आपको मिलेगा कैसे बताओ, है ना। जब उगाएगा ही नहीं तो मिलेगा कैसे। इसीलिए किसान को अन्नदाता कहा जाता है। समझ में आया? सुना है ना ये वाला जो नारा है, जय जवान जय किसान, ठीक है। तो जवान नहीं रहेंगे तो देश की रक्षा कौन करेगा, और किसान नहीं रहेंगे तो लोगों का पेट कौन भरेगा। इसीलिए हमें इन दोनों जन का सम्मान करना चाहिए, ठीक है। किसानों को कभी भी अनपढ़ मत समझो, और उनको कभी भी हीन भावना से नहीं देखना चाहिए, ठीक है बच्चों। तो बस यही प्रार्थना है आप लोगों से, ठीक है, कि कभी उनको ऐसे अनपढ़ ना समझा करो। अरे वो भले ही पढ़ा लिखा नहीं है आपके जैसे, लेकिन फिर भी वो बहुत महान है, ठीक है। चलिए देखते हैं आगे। तो इसमें क्या दिया है कि वर्षा के समय भी उसे खेतों में कभी गुड़ाई, मतलब देखो जैसे जब भी गर्मी का सीजन होता है तो उसको काम करना पड़ता है, कभी बारिश का सीजन है तो भी उसको खेतों में जा कर के काम करना ही है, ठीक है। कड़ाके की सर्दी में भी वह रात को खुले खेतों में फसल की चौकसी करता है ना। फसल लगा देने से नहीं हो जाता, बल्कि उसकी रखवाली भी करनी पड़ती है। समझ में आया? कृषक अपना खून पसीना एक करके अन्न उपजाता है, जो दूसरों को अन्न देता है। वह स्वयं बहुत ही अधिक कामना नहीं करता, बस चाहता है कि उसके परिवार को भरपेट भोजन मिल जाए। अधिकतर कृषकों का स्वास्थ्य दिनों दिन गिरता जाता है और अंत में बीमारी और भुखमरी का शिकार होकर वे दुनिया से कूच कर जाते हैं, यानी कि दुनिया से वो चले जाते हैं। जो सभी लोगों का पेट भरते हैं, अंत में क्या होता है कि वो खुद ही बीमारी और भुखमरी के कारण
दुनिया से चले जाते हैं। हालांकि भारत सरकार किसानों के लिए अनेक प्रकार की योजनाएं चलाती रहती है, परंतु यह सरकारी मदद किसानों तक पहुंचती नहीं है। देखो बच्चों, अभी यहाँ पे हमने क्या लिखा है, जैसे कि अभी जो किसान लोग हैं ना बच्चों, उनकी जो मतलब उनका जो सिचुएशन है ना, अभी वो सुधर रहा है। पहले ऐसा होता था, पहले की बात कर रही हूँ, जो भी योजनाएं होती थी किसानों के लिए वो किसानों तक पहुंच ही नहीं पाती थी, बीच में ही सब गड़बड़ घोटाला हो जाता था। लेकिन अब धीरे धीरे ये सब कुछ सही हो रहा है और बहुत ही जल्द किसान लोग भी बहुत खुशहाली भरा जीवन जिएंगे, है ना। कितनी अच्छी बात, और अभी भी जी रहे हैं, अभी अच्छी बात है किसानों के लिए, ठीक है। ये पहले का है। तो ये था बच्चों इसका उत्तर, और मुझे उम्मीद है आप लोग को समझ में आया रहेगा, है ना, और यहाँ से आपको कुछ सीखने के लिए मिला होगा, है ना। चलिए आगे चलते हैं बच्चों। अगला क्वेश्चन यहाँ पे है कि ईमानदारी और कर्तव्य निष्ठा सफलता के सोपान हैं, इस विषय पर अपना मत लिखिए। ईमानदारी मतलब ऑनेस्टी, कर्तव्य निष्ठा यानी कि अपना कर्म करते रहो, ठीक है। फल की इच्छा मत करो। जैसे हम सोचते हैं ना, जैसे कोई समझ लीजिए किसी को हमने काम पे लगाया, ठीक है, तो वो क्या सोचता है, जब तक मालिक देख रहा है तब तक वो काम करता है, जब भी मालिक गए तो फिर वो अपना आराम करने लगेगा। तो ये कोई कर्तव्य निष्ठा नहीं है। आप अपना काम कीजिए ना। समझ में आया आपको? तो अभी इस विषय पर आपको अपने मत लिखना है। तो चलो देखते हैं बच्चों क्या दिया है। ईमानदारी और कर्तव्य निष्ठा सफलता के सोपान है। ईमानदारी मतलब अगर आपको सफलता चाहिए ना बच्चों, तो ये दो चीज तो आपके अंदर होनी ही चाहिए, ईमानदारी और कर्तव्य निष्ठा। यानी हम अपना कर्म करेंगे, जो भी हमारा कर्तव्य है हम उसका पालन करेंगे, बाकी फल तो हमको मिलेगा ही। ईमानदारी और कर्तव्य निष्ठा व्यक्ति को सभी परेशानियों से मुक्त और निडर बनाती हैं। ईमानदार और कर्तव्यनिष्ठ होना आसपास के लोगों का विश्वास, खुशियों व आशीर्वाद जैसी बहुत सी चीजें प्राप्त करने में एक व्यक्ति की मदद करता है। आज की दुनिया छल कपट, झूठ और फरेब की दुनिया है। अनेक लोग ईमानदारी, कर्तव्य निष्ठा जैसे गुणों के स्थान पर छल, फरेब, धोखाधड़ी, बेईमानी को अधिक महत्व देते हैं, ठीक है। वे अपनी धूर्तता को कूटनीति का नाम देते हैं। वे नहीं जानते कि जीवन में ईमानदारी और कर्तव्य निष्ठा का बहुत महत्व है। झूठ और कपट का भंडाफोड़ एक न एक दिन अवश्य होता है। लोगों को एक बार धोखा दिया जा सकता है, लेकिन चालाकी से उन्हें बार बार मूर्ख बनाना कठिन है। आज वही व्यक्ति उन्नति कर सकता है जिसके कार्य का आधार ईमानदारी हो, जिसका चरित्र बेदाग हो। कोई भी व्यक्ति यदि पूरी ईमानदारी व कर्तव्य निष्ठा के साथ कार्य करे तो उसे उच्चतम पद पर पहुंचने से कोई नहीं रोक सकता। कई ऐसे लोग होते हैं जो घटिया दर्जे के उपायों द्वारा कम समय में धन तो कमा लेते हैं, परंतु समाज में उन्हें प्रतिष्ठा नहीं मिल पाती। यानी बहुत लोग ऐसे हैं ना, जो ऐसे कुछ भी गलत काम वगैरह कर देते हैं, मतलब पैसे कमाने के लिए कुछ भी करते हैं, लेकिन आप कुछ भी करके पैसा कमाओगे तो क्या आपको उससे सम्मान मिलेगा? गलत काम किया और उससे पैसे कमा लिए तो लोगों के मतलब लोगों के मन में आपके लिए क्या होगा बच्चों, बताइए? सम्मान होगा क्या? नहीं। मतलब हमको पैसे तो कमाने हैं, लेकिन ईमानदारी वाला रास्ता चुनना है। ऐसा नहीं कि हम कुछ भी काम करें, ठीक है, तो वैसा नहीं करना चाहिए। चलिए आगे चलते हैं। अगला यहाँ पे है पाठ पर आधारित लघुत्तरी प्रश्न। चौथा का रूपक के आधार पर प्रेमचंद जी की साहित्यिक विशेषताएं लिखिए। अभी प्रेमचंद जी की आपको साहित्यिक विशेषताएं लिखनी है बच्चों, तो चलो देखते हैं, फटाफट से इसको पढ़ेंगे, है ना। युग प्रवर्तक प्रेमचंद जी के साहित्य में तत्कालीन समाज और इतिहास बोलता है। इनकी रचनाएं ग्रामीण जीवन की झांकियों से ओतप्रोत है। उसमें शिक्षा, शोषण, शोक, हर्ष, मोह, लिप्सा का अत्यंत सजीव चित्रण हुआ है। इनका दृष्टिकोण सर्वत्र मानवतावादी था। प्रेमचंद जी की शैली अत्यंत आकर्षक तथा मार्मिक है। अपने उपन्यासों में उन्होंने मजदूर और किसानों को लेकर पूंजीपतियों तक के ऐसे स्वाभाविक चित्र उपस्थित किए हैं कि समाज का वास्तविक रूप सामने आ जाता है। समाज सुधार संबंधी समस्याओं को सामने रखकर उन्होंने इनका सही हल खोजने का प्रयत्न किया है। मुंशी प्रेमचंद एक क्रांतिकारी लेखक थे। प्रेमचंद शताब्दियों से पद दलित, अपमानित और निष्पोषित कृषकों की आवाज थे। पर्दे में कैद, पद पद पर लांछित, मतलब पद पद यानी क्या, जैसे कि कदम कदम पर, ठीक है, यहाँ पे कदम कदम भी आप लिख सकते हो। कदम कदम पर लांछित और असहाय नारी जाति की महिमा के जबरदस्त वकील थे। गरीबों और बेकसों के मसीहा थे। देखो बच्चों, यहाँ पे बेकसूरों आप बोल सकते हो। रुको मैं आपको थोड़ा सा इधर चेंज करके बता देती हूँ। वैसे मैंने बोला ना पीडीएफ में मैं ये सारी चीज़ें चेंज कर दूंगी। यहाँ पे क्या आएगा बच्चों, गरीबों और बेबसों या फिर बेकसूरों आप लिख सकते हो। तो एक काम करो, गरीबों और बेबसों, ठीक है। रुको,
यहाँ पे ये जो क है ना बच्चों, इसके प्लेस पे ब लिख दो, बेबसु। एक मिनट मैं इधर लिख करके बताऊँ, आप समझ जाओगे ना। बेबस, बेबस यानी क्या होता है, लाचार हो जाना, ठीक है। चलो, गरीबों और बेबसों के मसीहा थे, समझे, इस प्रकार से लिख लीजिए। मैं पीडीएफ में ठीक कर दूंगी, आप चिंता ना करना। ओके, चलो जी आगे चलते हैं बच्चों। अगला यहाँ पे है कि पाठ के आधार पर ग्रामीण और शहरी जीवन की समस्याओं को रेखांकित कीजिए। यानी आपको बताना है पाठ के आधार पर ग्रामीण जीवन और शहरी जीवन के बारे में, ठीक है। तो ग्रामीण जीवन में देखिएगा बच्चों क्या है कि भारत गाँव का देश है, मतलब भारत में बहुत सारे गाँव हैं। मतलब आप में से भी कई सारे बच्चे ऐसे होंगे जो गाँव में रहते होंगे, है ना। भारत गांव का देश है। यहाँ की अधिकतम जनता आज भी गांवों में निवास करती है और कृषि कार्य से जुड़ी है। किसानों की बड़ी दयनीय स्थिति है, वह सदैव कर्ज के बोझ से दबा रहता है। गांव में आज भी मूलभूत आवश्यकताओं की कमी है। खेती के साधन हो या घर गृहस्थी का सामान, गाँव वासियों को शहरों पर ही निर्भर रहना पड़ता है। यहाँ विकास की गति अत्यंत मंद है। ये मंद यानी क्या, धीमी है ना। गाँव में जो विकास है ना वो बच्चों थोड़ा स्लोली होता है, धीरे धीरे होता है, ठीक है। गांव में आज भी शिक्षा का साम्राज्य है। अनेक गांव में स्कूल नहीं है, स्कूल है तो शिक्षक नहीं है। इसी प्रकार वहाँ स्वास्थ्य सुविधाओं का भी अभाव है। या तो अस्पताल नहीं है, अस्पताल है तो डॉक्टर नहीं, परिवहन के साधनों का नितांत अभाव है, ठीक है बच्चों। तो इस प्रकार से आप लोग लिख सकते हो। देखो आपको एक बात बताती हूँ, ये आपको पूरा ना रट्टाफिकेशन करने की जरूरत नहीं है, आराम से बस आप इसको समझ लीजिए। गाँव के जीवन में आपको मतलब गांव के जीवन के बारे में आपको बताना है ना, तो सोच लीजिए क्या क्या है। अभी गांव में विकास धीरे धीरे हो रहा है, धीरे धीरे बिजली अभी पहुंच रही है ना। पहले बिजली नहीं आती थी, अभी आती है। इस प्रकार से आप लोग ग्रामीण जीवन के बारे में लिख सकते हो। अब शहरी जीवन के बारे में अगर आपसे पूछा जाए तो यहाँ पे हमने लिखा हुआ है, एक बार इसको पढ़िएगा, आपको समझेगा। देखिए, पिछले कुछ दशकों में ग्रामीण और कस्बाई इलाकों में रहने वाले लोग रोजगार की तलाश में बेतहाशा शहरों की ओर पलायन कर रहे हैं। शहरों में आवास की समस्या दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। वहाँ दड़बेनुमा मकानों की भीड़ बढ़ती जा रही है, प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। जिधर दृष्टि जाती है रंग बदरंग, उल जुलूल, बेतरतीब मकान ही मकान दिखाई देते हैं, ठीक है। कहीं पे भी लोग घर बना के रहने लगते हैं। हम देखते हैं ना मुंबई जैसे शहर में, पहाड़ों पे भी, जैसे ट्रेन में आते जाते हम देखते हैं बच्चों, ट्रेन के जो किनारे रेल की पटरी होती है वहीं पे वो लोग झोपड़ा बना लेंगे, रहने लगेंगे। या फिर इसके अलावा पहाड़ों पे मैंने तो देखा है, ऊंचे ऊंचे पहाड़ों पे लोग रहते हैं। मेरे को तो देख के ही डर लगता है, कभी कुछ बारिश आती है ना तो वो लोग कैसे रहते होंगे। मतलब उनको डर भी नहीं है कि पहाड़ टूटेगा, गिरेगा, कुछ नहीं, आराम से मस्त रहते हैं, ठीक है। फिर बिजली, पानी, सीवर, सड़क और परिवहन प्रणाली की कमी है। शहर कूड़े का ढेर बनते जा रहे हैं। मतलब जहाँ पे ज़्यादा लोग रहेंगे तो वहाँ पे कूड़ा करकट तो करेंगे ही, है ना। बड़े पैमाने पर वाहनों से होने वाला प्रदूषण, लगातार होने वाला शोर, भीड़, धुआं असहज महसूस कराता है। देर रात तक ऑफिस, दुकानें खुली रहती हैं। बस, ट्रेन, टैक्सियाँ, स्कूटर सड़कों पर दौड़ते रहते हैं। भीड़ भाड़, ट्रैफिक जाम और अपराध नगरों में रोज की बात है ना। अपराध भी होते हैं बहुत सारे बच्चों शहरों में, हमने सुना होगा। वैसे गांव में भी होते हैं पर उतना नहीं होता, ठीक है, जितना शहर में होता है। क्योंकि जहाँ पे लोग रहेंगे वहीं पे ज्यादा झगड़ा झंझट होएगा, है ना। जब लोग ही नहीं, मतलब जब बांसुरी ही नहीं, जब क्या कहते हैं, बांसुरी का कुछ है ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी, ठीक है। तो जब गाँव में ज्यादा लोग ही नहीं तो फिर कैसे लड़ाई होगी। जहाँ पे लोग रहेंगे वहीं पे लड़ाई करेंगे ना। यस, तो ये है जी इसका आंसर, आप लोग देख सकते हो, लिख लोगे ना अपने मन से। चलिए अभी आगे चलते हैं बच्चों। अगला यहाँ पे है जानकारी दीजिए। इसमें क्या है कि डॉक्टर सुनील केशव देवधर जी लिखित रचनाएं, मतलब जो डॉक्टर सुनील केशव है ना, इन्होंने जो रचनाएं लिखी हैं वो आपको बताना है। तो देखो, पहला मत खींचो अंतर रेखाएं, ये इनके काव्य संग्रह है। मोहन से महात्मा, आकाश में घूमते शब्द, संवाद अभी शेष है, संवादों के आईने में, ये सभी इनके साक्षात्कार है। मतलब ये इनका साक्षात्कार है, ठीक है। चलिए बच्चों आगे चलते हैं। इसमें क्या है कि रेडियो रूपक की विशेषताएं लिखी है। चलिए इसकी विशेषताएं हम लोग लिखते हैं। तो रेडियो एक श्रव्य माध्यम है, यानी सुनने वाला माध्यम है ना। रेडियो रूपक विधा का विकास नाटक से हुआ है। इसका मंचन अदृश्य होता है। इसका क्षेत्र अत्यंत विकसित है। दृश्य अदृश्य जगत के किसी भी विषय वस्तु या घटना पर रेडियो रूपक लिखा जा सकता है। यह ध्वनि और संगीत का समन्वित रूप है क्योंकि इसे केवल सुना जा सकता है। इसके प्रस्तुतिकरण का ढंग रोचक, सहज, प्रवाहमयी तथा संवादात्मक होता है, ठीक है। तो ये है जी इसका उत्तर, आप लोग देख सकते हो।
प्रश्न नंबर 6 यहाँ पे है कि कोष्टक की सूचना के अनुसार काल परिवर्तन करके वाक्य फिर से लिखिए। देखिए बच्चों, अभी काल के बारे में आप लोगों ने पढ़ा ही होगा, है ना। जैसे इंग्लिश में हम लोग पढ़ते हैं ना टेंस, उसी प्रकार से हिंदी में भी होता है। तो यहाँ पे जो भी इन्फॉर्मेशन दी गई है उसके अकॉर्डिंग आपको क्या करना है बच्चों, काल परिवर्तन करना है, यानी कि टेंसेस को चेंज करना है। तो पहला यहाँ पे है मछुआ नदी के तट पर पहुंचा, तो अभी इसे आपको चेंज करना है सामान्य वर्तमान काल में। तो सामान्य वर्तमान काल क्या होता है बच्चों, देखो क्या होगा इसका, मछुआ नदी के तट पर पहुंचता है। ठीक है। अगला यहाँ पे कि एक बड़े पेड़ की छांव में उन्होंने वास किया। अब इसे आपको अपूर्ण वर्तमान काल में बदलना है, तो क्या बोलोगे, तो मतलब इसका उत्तर क्या हो जाएगा, एक बड़े पेड़ की छांव में वास कर रहे हैं। समझ में आ रहा है कि नहीं। इंग्लिश में अगर बोला जाए तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस है ये, और ये क्या है बच्चों, प्रेजेंट इंडेफिनिट। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। आदमी यह देखकर डर गया, पूर्ण वर्तमान काल में इसको बदलो, पूरा के पूरा वर्तमान काल। तो आदमी यह देखकर डर गया है। फिर अगला यहाँ पे है वे वास्तविकता की ओर अग्रसर हो रहे हैं। अभी इसको सामान्य भूतकाल में आपको चेंज करना है, तो क्या हो जाएगा बच्चों, वे वास्तविकता की ओर अग्रसर हुए। ओके। अगला यहाँ पे 5वां है कि उन लोगों को अपनी ही मेहनत से धन कमाना पड़ता है। इसे आपको अपूर्ण, ये क्या लिखा है मैंने, एक मिनट, ये भूतकाल है बच्चों, गलती से लिख दिया होगा, मैं इसको भी सही करती हूँ। देखो कितनी सारी मिस्टेक है ना, माफ करना, कभी कभी गलती हो जाती है बच्चों, सॉरी। ठीक है, चलो भूतकाल, अपूर्ण भूतकाल में इसको चेंज करना है, तो क्या हो जाएगा, उन लोगों को अपनी ही मेहनत से धन कमाना पड़ रहा था। ठीक है, इसको भी मैं सही कर दूंगी। चलो आगे चलते हैं। अगला यहाँ पे है बब्बन उसे सलाम करता है। इसे आपको पूर्ण भूतकाल में चेंज करना है बच्चों, तो क्या होगा, बब्बन ने, ये क्या लिखा है, बहन ने उसे सलाम किया था। बच्चों यहाँ पे फिर से एक मिस्टेक हो गई, प्लीज बब्बन यहाँ पे लिखिएगा। ओके, बब्बन, ओके, बब्बन ने उसे सलाम किया था। ठीक है, क्या लिखोगे, एक बार फिर से बता रही हूँ, बब्बन लिखना। ओके। फिर यहाँ पे 7वां है हम स्वयं ही आपके पास आ रहे थे। अब इसे आपको सामान्य भविष्य काल में बदलना है, तो क्या हो जाएगा, हम स्वयं ही आपके पास आएंगे। फिर यहाँ पे अगला है साहित्यकार अपने सामयिक वातावरण से प्रभावित हो रहा है। अब इसे आपको सामान्य भूतकाल में बदलना है, तो क्या हो जाएगा बच्चों, साहित्यकार अपने सामाजिक वातावरण से प्रभावित हुआ। ठीक है। अगला यहाँ पे है कि आकाश का प्यार मेघों के रूप में धरती पर बरसने लगता है। पूर्ण वर्तमान काल में इसको बदलो, तो क्या होगा बच्चों, आकाश का प्यार मेघों के रूप में धरती पर बरसने लगा है। फिर यहाँ पे अगला है आप सबको जीत सकते हैं। सामान्य भविष्य काल में इसको बदलिए, क्या हो जाएगा, आप सबको जीत सकेंगे। ठीक है, समझा। चलो आगे चलते हैं बच्चों। यस, अभी आगे नहीं जाना है, बस यही था लास्ट। यहाँ पे फाइनली आपका ये जो क्वेश्चन था, मतलब ये जो आपका चैप्टर नंबर 6 था ना बच्चों, इसके क्वेश्चंस हमने कंप्लीट कर लिए हैं, आप लोग देख सकते हो, है ना। और सुनो बच्चों, अगर आपको ये PDF फाइल चाहिए ना, तो आप लोग टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, क्योंकि वहाँ पे आपको ये PDF अवेलेबल हो जाएगा। ओके, तो सब लोग ज्वाइन कर लीजिए। ठीक है बच्चों, तो चलिए फिर आज के लिए इतना ही। अभी हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छा लगे तो बच्चों लाइक भी कर देना। ठीक है, लाइक कर दो, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दो, ताकि आपके जो दोस्त लोग हैं उनको भी पढ़ने में आसानी हो सके। ठीक है बच्चों, तो चलिए चलते हैं, नमस्ते।